हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। तो हमने कल पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज होती है, इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आज जो टॉपिक है वो आपका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन का क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हमने कहा था कि आपका दो चार्ज होता है, एक तो माइनस क्यू, दूसरा चार्ज आपका प्लस क्यू। दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो मैंने क्या रखा, देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, देयर इज ओ इज द सेंटर ऑफ दिस डायपोल, जिसको मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल बोला जाता है। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, इट इज एल, यहाँ से यहाँ क्या होगा एल, टोटल लेंथ क्या होगा 2l। तो एक्सियल लाइन क्या होगा आपका बच्चों, इस लाइन को जो आपका डायपोल का लेंथ है उसको आपको एक्सटेंड करके जाना है। एक्सटेंड करके आपका राइट साइड में आपका यहाँ पे जाना है, ये बन गया आपका एक्सियल लाइन। या आप डायपोल के लेफ्ट साइड में आप मान लो या माइनस क्यू से एक्सटेंड करके यहाँ पे जाओ, या प्लस क्यू से आपका लाइन को एक्सटेंड करके आप कुछ डिस्टेंस पे जाओ, तो ये बन गया आपका एक्सियल लाइन। तो हमें निकालना है कि आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, आपका माइनस क्यू की वजह से अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, प्लस क्यू की वजह से अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पी पॉइंट पे मुझे देखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू आपका कितना होगा। ये आज हमारा टॉपिक है। तो इसमें जो मैंने जो टर्म लिखा है वो बच्चों आपका ये होगा, व्हाट इज आर? R is the distance from the center of the dipole and the point P, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे डिटरमाइन करनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे और एक पैरामीटर डिस्टेंस आपका यहाँ लिया है P2 प्लस Q। ये कितना होगा? P2 प्लस Q होगा। सेंटर से आपको नापना है, सेंटर से आपका पॉइंट P कितना है R, सेंटर से आपका P पॉइंट जो है वो R डिस्टेंस पे बैठा है। तो O2 आपका क्यों है R L, तो आपका P2 क्या होगा R माइनस L होगा। मान लो टोटल डिस्टेंस R है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R, तो इसमें से आपका L को माइनस करेंगे तो R माइनस L बन गया आपका P2 का डिस्टेंस। उसी के साथ मैंने क्या रखा, P2 माइनस Q। तो आपका माइनस Q से आपका ऑब्जर्वर जो आपका मान लो P पॉइंट आपके कितने डिस्टेंस पे बैठा है, तो आपका बच्चों ये होगा P2 सेंटर ऑफ दिस पोल क्या है R, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है L, तो टोटल डिस्टेंस आपका P2 माइनस Q क्या होगा R प्लस L होगा। तो बच्चों आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे मुझे देखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q क्या होगा, ड्यू टू प्लस Q क्या होगा। तो P पॉइंट पे हमें पता है कि वहां पे एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रूल वहां पे लागू होगा। व्हाट इज E1? E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q। माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 इज इक्वल टू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। व्हाट इज K को हम बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू न्यूटन मीटर के स्क्वायर कूलम रेज़्ड पावर -2। ये बन गया बच्चों आपका K का वैल्यू, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो गया, E1 ऑलवेज इक्वल टू K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इट इज द Q इज द सोर्स चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर आता है R स्क्वायर। हमें पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के सिंगल पॉइंट चार्ज क्या होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट P। तो माइनस Q जो है P से आपके कितने डिस्टेंस पे बैठा है, तो R प्लस इसके L के डिस्टेंस पे बैठा है। तो इस R की बदले क्या आएगा बच्चों, आपका R प्लस L का स्क्वायर आएगा। तो ये हुआ आपका E1 का मैग्नीट्यूड P पॉइंट पे ड्यू टू आपका चार्ज माइनस Q। इसी तरह आपका E2, व्हाट इज E2? E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। व्हाट इज E2? E2 is the electric field at point P due to the charge plus Q। तो प्लस Q की वजह से आपका P पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, E2 इज इक्वल टू K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब Q जो है आपका P से कितने डिस्टेंस पे बैठा है, P जो है आपका Q से आपका R माइनस L की डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो आपका माइनस Q की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका E1, अच्छा आपका प्लस Q की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पे E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q एंड प्लस Q क्या होगा, वो क्या होगा
आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -1, तो E2 माइनस E1 होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो बच्चों आप लोगों को ये भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, E1 भी आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है, E2 भी क्या है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा आपका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, दूसरा डायरेक्शन भी होगा। यहाँ पे बच्चों मैंने जो लिखा है ये आपका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा मैंने डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लिखा है। मान लो यहाँ पे सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, दूसरा E2 का जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा ये भी आपको क्या डिटरमाइन करता है, इट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द E2 और इसका डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो E1 का डायरेक्शन कहाँ होगा, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड P पे मैग्नीट्यूड आपका ये होगा, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन आपको पता है माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है, माइनस Q की वजह से जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा वो हमेशा होगा टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। इसी तरह प्लस Q की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा होगा अवे द सोर्स चार्ज से आपका अवे होगा। माइनस Q की वजह से हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होगा, प्लस Q की वजह से हमेशा अवे द चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q की वजह से क्या होगा, जो आपका P पॉइंट पे जो आपका नेट P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू माइनस Q की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होगा। तो E1 का डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होगा, E1 का डायरेक्शन हमेशा कहाँ की तरफ होगा, P2 माइनस Q होगा, यानी माइनस Q की तरफ आएंगे। दूसरा आपका E2 इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा सोर्स चार्ज से अवे होगा। सोर्स चार्ज क्या है आपका प्लस Q, इससे हमेशा दूर भागेंगे, तो आपका क्या होगा, इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E2। तो E1 का मैग्नीट्यूड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P क्या होगा आपका, इन दोनों का क्या करना है मुझे डिफरेंस। तो आपका E1 का डायरेक्शन क्या होगा इधर, E2 का डायरेक्शन क्या होगा राइट साइड में। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, इन दोनों का डायरेक्शन जो है ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो आपका यहाँ पे जो मैंने एरो लगाया है, तो एरो आपका E2 का जो एरो लगाया मैंने बहुत बड़ा एरो लगाया है, E2 का जो एरो लगाया है वो बहुत छोटा लगा है। इन दोनों लाइन को देखो, इसका मैग्नीट्यूड मैंने छोटा रखा है, इसका मैग्नीट्यूड आपका बड़ा रखा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, तो P पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा ड्यू टू माइनस Q ड्यू टू प्लस Q, इन दोनों में आपका E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, आपका E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो आप इससे डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चों, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q जो है आपका P से आपका लंबे डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, तो R जो है आपका बड़ा होगा तो E आपका छोटा होगा, इसीलिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा छोटा मैग्नीट्यूड होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जो है बहुत कम होगा। और दूसरा बच्चों आपका P पॉइंट पे मुझे E2 का मैग्नीट्यूड देखना है, तो E2 जो है आपका सोर्स चार्ज जो है प्लस Q आपका P पॉइंट से बिल्कुल छोटे डिस्टेंस पे बैठा है, R माइनस L की डिस्टेंस पे बैठा है, तो आपका माइनस Q जो है R प्लस L की डिस्टेंस पे बैठा है, तो ये आपका लंबा मतलब डिस्टेंस बन गया, तो ये आपका छोटा डिस्टेंस बन गया। तो आपका E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R माइनस L की डिस्टेंस पे हम डिटरमाइन करेंगे। तो R माइनस L, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस छोटा होगा तो आपका E का वैल्यू बड़ा होगा। तो आपका मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर देखा जाए E1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा या E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो इसमें हमें ये पता चलता है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मॉड ऑफ E2 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ E1, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेंथ E1 का छोटा रखा है, E2 का लेंथ बड़ा रखा है। क्यों बड़ा रखा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ E1। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएंगे अब, तो E1 हमने पढ़ा, E2 हमने पढ़ा, इसके बाद E1 और E2 का डायरेक्शन भी हमने यहाँ पे शो करके दे दिया आप लोगों को। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा उन दोनों का डिफरेंस होगा। और हमेशा डिफरेंस कैसे होगा, जो बड़ा मैग्नीट्यूड है वो हमेशा प्लस किस साइड, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करना है, तो हमेशा छोटा जो होगा E1 वो हमेशा माइनस के साथ आपको शो करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E2 यहाँ पे लाओ, K Q अपॉन
आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस, फिर माइनस, फिर वही E1 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे एक सिंपल मैथमेटिक्स करना है। इसको मैथमेटिक्स करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका E नेट होगा। तो बच्चों E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ऑलवेज इक्वल टू, अब इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा बच्चों, के क्यू दोनों कॉमन रहेंगे बाहर। इसके बाद आपका अंदर आ गया 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों, इसके बाद आपका क्या आ गया E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस आएंगे यहां से आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद लंबा सा आपका लॉन्ग ब्रैकेट होगा। इसके बाद आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आएगा आपका सिंपलीफाई करने के बाद आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आपका ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इनटू क्यू। इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl, फिर इसके बाद माइनस यहाँ होगा बच्चों। इसके बाद ये होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों तो क्या होगा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है, व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पोल एंड द पॉइंट P। व्हाट इज एल, एल आपका क्या है, आपका एल इज द लेंथ ऑफ दिस पोल। तो यहाँ पे आपका माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर ब्रैकेट को मैं हटा दूं तो ये बन जाएगा माइनस, ये भी बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रहा बच्चों, 2rl प्लस 2rl। तो बच्चों आपका क्या आ गया, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, के क्यू 2rl आ गया 4rl अपॉन आपका क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों क्या होगा, ई नेट इक्वल टू के। इसके बाद 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2। इसके बाद क्या लिखूंगा यहाँ पे बच्चों आर, यहाँ पे बच्चों मैं लिखूंगा क्यू इंटू 2l। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 2 to the 4, फिर आएंगे 2 to the 4, आर अपनी जगह पे रखेंगे आर, यहाँ पे रखेगा के इंटू एल, 2 to the 4 के आर एल, 2 to the 4 के क्यू आर एल। इसके बाद आगे बच्चों डिनोमिनेटर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों इसको हम फिर डिराइव करेंगे तो ये बन गया आपका ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू 2kr। हमें पता है Q इंटू 2l क्या होता है, Q इंटू 2l हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हमें पता है P ऑलवेज इक्वल टू Q इंटू 2l। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा बच्चों, तो Q इंटू 2 क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां तक आप लोगों ने लिखा। इसके बाद यहां से फिर इन जनरल, यहाँ पे हम इन जनरल में क्या होता है बच्चों, इन जनरल
इन जनरल आपका R इज वेरी 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 लार्ज देन L होगा। तो व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ दिस डायपोल। तो डायपोल का जो लेंथ होता है वो हमेशा माइक्रोमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में होता है। मान लो 10⁻⁻6 मीटर में ही होता है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होते हैं। इन रियलिटी में एक आइडियल डायपोल क्या होगा जिसका आपका लेंथ ऑफ दिस पोल क्या होगा, बिल्कुल आपका छोटा होगा। तो R क्या है? R इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस पोल एंड द पॉइंट P। तो R मान लो हमेशा क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो मैंने क्या किया, L जो हमेशा माइक्रोमीटर में होगा तो R क्या होगा आपका सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ पे क्या रहा, R सेंटीमीटर, R माइक्रोमीटर, तो क्या होगा R इज वेरी 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 लार्ज देन L। तो अगर L जो है माइक्रोमीटर में होगा 10⁻⁻6 तो L स्क्वायर क्या होगा? देखो बच्चों, L स्क्वायर मान लो 10⁻⁻6 मीटर का होल स्क्वायर, तो L स्क्वायर तो बहुत उससे भी छोटा टर्म बन जाएगा 10⁻12 मीटर। तो L स्क्वायर जो है बिल्कुल छोटा बन जाएगा। इन जनरल में क्या होता है, आपका जो R जो होगा सेंटर ऑफ दिस पोल से आपका पॉइंट P वो बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा और आपका लेंथ ऑफ दिस पोल का लेंथ बहुत छोटा होगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका L स्क्वायर जो है बहुत छोटी टर्म बन जाएंगे। तो छोटी टर्म बनने से क्या होगा, यहाँ पे जो आपका L स्क्वायर आएगा उसको हम नेग्लेक्ट ही कर देंगे, उसको हम अप्रोच टू 0 ही कर देंगे। तो आपके केस में क्या होगा, L स्क्वायर इज अप्रोच टू 0। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक जनरल एक कंडीशन रखा कि आपका जो R जो है वो लेंथ ऑफ द डायपोल से बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पे हम L स्क्वायर को नेग्लेक्ट ही कर देंगे क्योंकि L जो है बहुत छोटी होती है, तो L स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, L स्क्वायर से अप्रोच टू इक्वल टू 0। तो आपका क्या होगा, E नेट इक्वल टू 2KRP डिवाइड बाय R स्क्वायर। L स्क्वायर को मैंने 0 पुट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर होने से क्या होगा, 2 to the 4। यहाँ पे क्या होगा, R की रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे R इस R को कैंसिल कर देंगे तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, तो आपका आ गया बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू -Q एंड +Q ऑलवेज इक्वल टू 2KP अपॉन R⁵। ये बन गया बच्चों 2KP डिवाइड बाय R⁵, या इसको ऐसे लिखेंगे 2 व्हाट इज K इज 1/4πε0 P अपॉन R⁵। ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, उसका मैग्नीट्यूड। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका वेक्टर फॉर्म में होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका E नेट इज ऑलवेज इक्वल टू 2KP, इसके ऊपर आपका वेक्टर होगा डिवाइड बाय आपका R³ होगा। या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं बच्चों, देखो E नेट, उसको हम यूनिट वेक्टर की शक्ल में भी लिख सकते हैं 2KP डिवाइड बाय R⁵, या आपका मैग्नीट्यूड हुआ। इसके बाद उसको डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया 2KP अपॉन R⁵। तो इस केस में बच्चों आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। तो आपका यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज हमें पता है 1/r² की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन वो हमेशा क्या होता है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ये आपको याद रखना है, ये 1/r³ के हिसाब से आपका डिक्रीज होगा, ये 1/r² के हिसाब से डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका डायपोल पे एक्सियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के सिंगल पॉइंट चार्ज के साथ, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन हमेशा रैपिडली आपका डिक्रीज होगा, ये R³ के हिसाब से डिक्रीज होगा। ये हमेशा आपका आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट चार्ज का R² के हिसाब से डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों, देखो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर में लिखेंगे, ये वेक्टर, दिस इज द वेक्टर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ था, लेफ्ट टू राइट था, -Q टू +Q था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कहाँ होगा, जिस डायरेक्शन में जाएंगे, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, P का डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे आपका इस तरफ होगा। तो ये क्या रखा, E नेट, यहाँ पे क्या रखा
P। तो यहाँ पे क्या रखा, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो एक्सियल लाइन पे जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। अगर इस P को मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने P लिया, यहाँ पे अभी मैंने P किस में लिया, राइट साइड में लिया। अभी मान लो फॉर सिंपलिसिटी मैंने P को लेफ्ट साइड में लिया। तो इस केस में अगर P को यहाँ पे रखे आप लोग फिर डेराइव करेंगे जो मैंने आप लोगों के अभी किया। तो उस केस में भी आपका E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फिर -q टू +q होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें आपका ये चीज आप लोग का मेन इंपॉर्टेंट बनता है आप लोग को याद रखने का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ P, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन वो हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आता है। तो इस केस में क्या होगा, E जो है हमेशा r के हिसाब से हमेशा डिक्रीज होगा, इस केस में भी E जो है हमेशा r के हिसाब से डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो आपका सिंगल पॉइंट चार्ज में E का जो वैल्यू जो है डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा, लेकिन आपका डायपोल के केस में आपका E के वैल्यू जो है वो r के हिसाब से डिक्रीज होगा, लेकिन रैपिडली डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट चार्ज। अब बच्चों यहाँ पे हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बार हम फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। वस्सलाम वालेकुम।